गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वैदिक गणित यानी कि वैदिक मैथमेटिक्स। हम देखते हैं सबसे पहले इसका जो टोटल अंक है यानी टोटल मार्क कितने का है चैप्टर। ये जो चैप्टर है अपना जो टोटल मार्क है 4 कितने का है चैप्टर 4 अंक का, जिसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं और अंक तो है 4 और क्वेश्चनों की संख्या होती है इसमें से 3। 2 क्वेश्चन तो 1-1 नंबर के आते हैं और 1 क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। देखो अब चलते हैं प्रश्नावली पर। सबसे पहले निकलम विधि से भाग। निकलम विधि से भाग। देखो इसका सबसे पहले नियमों को देते हैं। तो फर्स्ट है अपना सबसे पहले 3 खंड बनाते हैं। दूसरा है प्रथम खंड में भाजक लिखते हैं। तीसरा नियम है तृतीय खंड में भाज्य के उतने ही अंक लिखते हैं जितने भाजक में होते हैं। और चौथा नियम है द्वितीय खंड में भाज्य के शेष सभी अंकों को लिखते हैं। ये निकलम विधि से जब भाग करते हैं सबसे पहले ये जमाने का फॉर्मेट है, उसको क्या करेंगे सबसे पहले 3 खंड बनाएंगे। प्रथम खंड में भाजक को लिख देंगे, तृतीय खंड में भाजक के उतने ही अंक लिखेंगे जितने भाजक में हैं और द्वितीय खंड में भाज्य के शेष सभी अंकों को लिखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चनों पे। देखो निकलम विधि से भाग करने के एक महत्वपूर्ण नियम और है, इसका नोट करके डाल लो। यदि भाजक का प्रत्येक अंक यदि भाजक का प्रत्येक अंक 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो निकलम विधि से भाग ज्ञात करते हैं। यदि 5 से भाजक का प्रत्येक अंक यदि भाजक का कोई भी अंक 5 से छोटा होता है तो परावर्त्य युज्यते
विधि से भाग ज्ञात करते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन में कभी कभार सीधा दे देता है कि 1245 भाग 37 और कह देता है इसको हल कीजिए। तो हमें खुद को देखना है इसमें कौन सी विधि लगेगी। तो मैंने आपको इसी के लिए एक नियम बताया है, यदि भाजक का प्रत्येकांक किससे बड़ा है 5 से, हमको बताया कि इसका एक तो 5 से बड़ा है 7 तो, बट 3 5 से बड़ा नहीं है। अगर इसका प्रत्येकांक 5 से बड़ा है तो निकलम विधि लगेगी। अगर कोई भी अंक 5 से क्या होता है छोटा, तो कौन सी विधि लगेगी, परावर्तक योज्यते। तो इसमें देखो अपन का एक अंक कितना है 3, यानी कि 5 से छोटा है, तो कौन सी विधि लगेगी इसमें, परावर्तक योज्यते वाली। अगर दोनों ही अंक 5 से बड़े होते हैं तो कौन सी विधि लगेगी, निकलम। तो ये क्वेश्चन में कभी कभार सीधा देता है कि 1245 भाग 37 को हल कीजिए। अब तुमको खुद को देखना है इसमें कौन सी विधि लगेगी, निकलम लगेगी या परावर्तक योज्यते। और देखने का तरीका क्या है मैंने आपको बता ही दिया है। अगर प्रत्येक अंक 5 से बड़ा है तो निकलम लगेगी, अगर कोई भी अंक 5 से छोटा निकलता है तो कौन सी लगेगी, परावर्तक योज्यते। अब देखते हैं हम क्वेश्चनों पर। अब पहला क्वेश्चन है आपका 1245 भाग 97। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं 3 खंड, 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 खंड हो गए। मैंने कहा था पहले खंड में क्या लिखते हैं, भाजक। भाजक क्या है अपना 97। मैंने कहा था उसके बाद में कि तृतीय कॉलम में भाजक में जितने ही अंक होंगे भाजक से उतने अंक रखते हैं। इसमें कितने अंक हैं 2, तो भाजक के 2 अंक इसमें रख दो। मैंने कहा था कि तृतीय खंड में किसके, भाजक में जितने अंक होते हैं उतने ही अंक किससे रखते हैं, भाज्य से। और लास्ट में यानी कि द्वितीय खंड में शेष सभी अंकों को लिखते हैं। तो ये तो तुम्हारा जमाने का तरीका हो गया। देखो एक बार और, फर्स्ट कॉलम में तो भाजक में जितने अंक हैं उतने ही अंक लास्ट वाले कॉलम में रखते हैं, यानी कितने अंक 2, तो लास्ट वाले कॉलम में भाजक में से कितने रख दिए 2, और बाकी सभी जितने भी अंक आते हैं उसको क्या रखना है, द्वितीय खंड में। इसके बाद में विचलन निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर आधार कितना है इसका 97, हमको भाजक दिया हुआ है 97, तो इसका आधार कितना होगा 100। तो विचलन कितना निकलेगा, और हमको पता है संख्या कितनी है अपनी 97 में है, तो विचलन होगा 0.3, क्योंकि 100 में से अगर 97 में घटा दे तो क्या बचता है 0.3। भाजक के जस्ट नीचे क्या लिखते हैं विचलन। विचलन कितना है अपना 0.3। अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जो पहला अंक है उसको सेम योगी तो उतार दो, 1 है उतार दिया, 1 गुणा 0 से करोगे 0, उसको सेकंड संख्या के नीचे रखना स्टार्ट करते हैं 0। 1 का गुणा 3 से करो, 1 गुणा 3 करोगे 3, नेक्स्ट संख्या कौन सी है 4, तो उसके जस्ट नीचे। उसके बाद में हो गया दोनों से गुणा, उसके बाद में 2 और 0 जोड़ोगे 2, ऐसे ही फिर 2 का गुणा करो 0 से, 2 गुणा 0 करोगे 0। इसके बाद में नेक्स्ट संख्या वो यही है 3 के नीचे 0। अब 2 का गुणा 3 से करोगे कितना 6, और नेक्स्ट संख्या के नीचे। इसके बाद में इसको लास्ट में जोड़ दो, 5 और 6 11, 1 और 4 5 और 3 8। जो मध्य वाला खंड है ये तो अपना होता है भागफल, और जो लास्ट वाला कॉलम है वो तो होता है उसमें होता है अपना शेषफल। तो 12 अपना भागफल हो गया, 81 क्या गया शेषफल। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है कि शेषफल जो होता है वो भाजक से क्या होता है बड़ा। बस इस चीज को ध्यान में रखना कि जो भाजक है
उसका जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। अगर कभी कभार शेषफल बढ़ा जाए भाजक से तो इसका मतलब जो भाजक का भाग है शेषफल में और चला जाएगा एक आध बार। ठीक है, यहां तो हमको पता चला है कि शेषफल क्या है, भाजक से छोटा ही है। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो आपका पहले का सेकंड क्वेश्चन है 311/8। तो सबसे पहले 3 खंड बनाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट कॉलम में मैंने बताया था क्या रखते हैं, भाजक। भाजक कितना है अपना 8। अब भाजक में जितने अंक हैं लास्ट वाले कॉलम में भी उतने अंक रखते हैं, किसमें से, भाज्य में से। तो लास्ट वाले कॉलम में कितना है, 1 है, तो 1 रख दिया फर्स्ट। और शेष सभी अंक मध्य खंड में, यानी कि 31 क्या हो गया, मध्य खंड में। अब उसके बाद में हम देखते हैं संख्या तो अपनी कितनी है 8। इसका आधार कितना है, 8 का आधार कितना होगा, 1 अंक है, तो 1 अंक का कितना होता है आधार, 10। इसका विचलन निकालो, 10 में से 8 गए कितने बचते हैं, 2। तो 8 का जो विचलन होगा वो कितना होगा, 2। देखो इधर आओ, भाजक के नीचे विचलन रख दिया। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, फर्स्ट जो भी अंक है उसको सेम उठा के यों की तो रख दो। अब 3 गुणा 2 करोगे कितना होता है, 6 सेकंड संख्या के नीचे। अब कोई और तो है नहीं गुणा करने के लिए, तो सेकंड कॉलम को जोड़ो, 1 और 6 कितना हो गए, 7। अब 7 का गुणा 2 से करोगे, 7 दूनी 14। नेक्स्ट संख्या के नीचे अब इसको जोड़ो, 1 और 4 5 और 1 15 हो गया। अब मैंने कहा था जो मध्य खंड होता है वो भागफल और लास्ट वाले कॉलम में शेषफल। बट ये ध्यान रखो, अब जो शेषफल है वो किससे, भाजक से क्या है, बड़ा। मैंने बताया था कि कभी भी अगर शेषफल भाजक से बड़ा रहा है तो इसका मतलब भाजक का भाग और चला जाएगा उस शेषफल में। तो हम जानते हैं कि 8 का भाग 15 में कितनी बार और चला जाता है, 1 बार। तो देखो भागफल में तो 1 जोड़ दिया, क्योंकि 8 का भाग 15 में कितनी बार जा रहा है, 1 बार। क्योंकि 8 दूनी तो 16 होते हैं, यानी कि 8 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो भागफल में तो मैंने 1 जोड़ दिया, और शेषफल में से क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे। तो 37 और 1 38, और 15 में से 8 चलेंगे कितने बचते हैं, 7। अब देखो यहाँ जो शेषफल है वो भाजक से क्या है, छोटा। तो इसका मतलब सही है, इसका मतलब फर्स्ट मध्य कॉलम वाला क्या हो गया अपना भागफल, और 7 क्या हो गया, शेषफल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो पहले का आप तीसरा क्वेश्चन है 1013/88। तो देखो इधर सबसे पहले 3 खंड बनाओगे। फर्स्ट खंड में भाजक कितना है, 88। भाजक में जितने अंक हैं, यानी कि 2 अंक हैं, तो लास्ट वाले कॉलम में भी 2 अंक रखोगे। तो इसमें से 2 अंक कौन से हैं, 13, और शेष सभी अंक मध्य खंड में। अब इसका विचलन निकालोगे। सबसे पहले आधार कितना है इसका, 2 संख्या है 88, तो 2 संख्या वाला आधार क्या होता है, 100। संख्या है अपनी 88, तो इसका जो विचलन होगा वो कितना होगा, 12। तो भाजक के नीचे विचलन रखो, कितना, 12। अब मैंने बताया था फर्स्ट जो भी अंक है उसको यूं की तो लिखते हैं। अब 1 गुणा 1 करोगे कितना होता है, 1। सेकंड संख्या के नीचे लिख दिया। अब 1 गुणा 2 करोगे, 2 नेक्स्ट संख्या के नीचे। अब देखते हैं हम 0 और 1 1। अब 1 का गुणा फिर 1 से करोगे, नेक्स्ट संख्या के नीचे। 1 गुणा 2 करोगे, 2, और लास्ट वाले कॉलम को जोड़ दो, 3 और 2 5, 1 और 2 3 और 1 4। तो मैंने बताया था मध्य खंड में जो संख्या होती है वो होती है अपने भागफल, और लास्ट वाले कॉलम में क्या होता है, शेषफल।
इसका मतलब भागफल अपना 11 है और शेष कितना है 45। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है वर्ग याद करना, यानी कि निकलन विधि से वर्ग ज्ञात करना। देखो सबसे पहले मैं इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उपादान विधि वाला फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला है उपादांक गुणा संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। इसके बाद में देखो संख्या तुम जानते हो, जो भी जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है वो संख्या होती है, विचलन आधार के अकॉर्डिंग निकलता है, और उपादांक आधार का जो फर्स्ट अंक होता है वो अपना उपादांक होता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, जैसे कि वर्ग ज्ञात करने का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 103 का वर्ग ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसमें संख्या कौन सी है। पहले तो संख्या है अपनी 103, इसका जो आधार होगा वो कितना होगा 100, आधार कितना हो जाएगा 100। विचलन देखो इधर 100 से कितना देखिए 103 3 यानी कि 0 3, तो विचलन कितना हो जाएगा 0 3। इसके बाद में उपादांक मैंने कहा था उपादांक हमेशा जो आधार है उसका जो फर्स्ट अंक है वही क्या होगा उपादांक। तो उपादांक कितना हो जाएगा 1, क्योंकि आधार का फर्स्ट अंक क्या है 1 है, तो उपादान अंक भी कितना होगा 1। अब फॉर्मूले में जमाओ, इसमें उपादांक 1 इंटू संख्या है अपनी 103 प्लस विचलन है अपना 03 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 03 का स्क्वायर। फॉर्मूले में जमा दिया। अब सॉल्व करो, एक देखो 103 प्लस 3 जोड़ोगे 106 होते हैं, और गुणा 1 करोगे 106 ही रहता है, ऑब्लिक 03 का स्क्वायर करोगे 09। और देखो आधार में 2 जीरो हैं तो लास्ट वाले कॉलम में भी 2 संख्या होनी चाहिए, तो 2 ही संख्या है। अगर कंडीशन सही है तो लास्ट में कॉलम को हटा दो सीधा, तो यानी कि 10,409, तो आंसर कितना जाएगा 10,409। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर है 5 95, इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले आधार संख्या निकालते हैं। संख्या तो अपनी 95 में है ही, इसका जो आधार होगा देखो आधार हम चाहें तो 100 रखेंगे, तो अपना जो विचलन होगा वो क्योंकि 100 से 95 कम होता है तो आधार किस में विचलन किस में चला जाएगा माइनस में। तो हमेशा याद रखना विचलन को हमेशा प्लस में रखने के लिए आधार ऐसा मानना जिससे कि विचलन अपना किस में है प्लस में। तो आधार हम इसका 90 मान लेते हैं, तो फिर विचलन कितना रह जाएगा 5, क्योंकि 90 और 5 जब भी तो 95 होंगे तो विचलन प्लस का 5 हो जाएगा। उसके बाद में उपादांक, और मैंने कहा था उपादांक हमेशा क्या होता है आधार का फर्स्ट अंक यानी कि 9। फॉर्मूले में जमाओ सभी मानों को, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। उपादांक कितना है 9 गुणा संख्या 95 प्लस विचलन है आपका 5 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 9 गुणा 95 प्लस 5 जोड़ोगे कितना होता है 100 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर करोगे 25, 9 का गुणा 100 से करोगे कितना आता है 925 ऑब्लिक। उसके बाद में देखो अब आधार पे कितनी जीरो है 1, तो संख्या में भी लास्ट वाले कॉलम में भी संख्या कितनी होनी चाहिए 1। जो अतिरिक्त है उसे नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या कर दो जोड़ दो, तो ये कॉलम कितना हो जाएगा इधर जोड़ने पर 9 से 2 हो जाएगा ऑब्लिक 5। अब एक ही संख्या लास्ट वाले कॉलम में एक ही संख्या है तो लास्ट में एक कॉलम को हटा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 9025। इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका
4, इसका क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। सबसे पहले संख्या कितनी दी हुई है, 204, आधार 204 का आधार कितना मानोगे, 200, विचलन आधार 200 है तो 204 कितने देखे, 0, 4, उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना हो जाएगा, मैंने कहा था आधार का फर्स्ट अंक ही उपाधार अंक होता है, तो उपाधार अंक कितना हो जाएगा, 2। सही मानों को फॉर्मूले में जमाओ, उपाधार अंक 2 गुणा संख्या 204 प्लस विचलन 0,4 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 0,4 का स्क्वायर, 2 गुणा, देखो 204 प्लस 4 जोड़ोगे कितना होता है, 208 ऑब्लिक 0,4 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 16, 2 का गुणा करो, 8 दूनी 16, 1, 2 गुणा 2 करोगे 4 ऑब्लिक 16। अब देखो इधर आधार में कितनी जीरो, 2 हैं और हमारे कॉलम में भी कितनी संख्या है, 2, तो सही है, तो कॉलम को हटा दो सीधा, तो क्या आ जाएगा मान 41,616। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 225 का वर्ग याद करना है। तो इधर देखो सबसे पहले संख्या कितनी तरह की है, 225, इसका आधार कितना मानोगे, 200, विचलन देखो 200 आधार हो गया तो एक्स्ट्रा संख्या कितनी है, 25 और उपाधार अंक कितना होगा, आधार का फर्स्ट अंक कितना है, 2, तो मानों को जमाओ इसमें, उपाधार अंक कितना, 2 गुणा संख्या 225 प्लस विचलन 25 और विचलन का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, 2 गुणा देखो 225 प्लस 25 जोड़ोगे कितना होता है, 250 और 25 का स्क्वायर करोगे कितना होता है, 625, 2 गुणा 250 करोगे करो कितना आता है, 500 और 625। अब देखो इधर आधार में कितनी जीरो है, 2 और अपनी संख्या कितनी आ रही है इसमें, 3, तो इसका मतलब एक संख्या अतिरिक्त है, तो एक संख्या को इधर नेक्स्ट वाले कॉलम में जोड़ दो, तो 500 और 6 जोड़ोगे तो 500 में कितना जाएगा, 506 और 25। अब 2 संख्या रह गई, इसके बाद में लास्ट में कॉलम को हटा दो, 506 25 यानी कि 50,625। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखते हैं हम घनफल, तो घनफल ज्ञात करना है। देखो घनफल ज्ञात करने का सबसे पहले मैं उपाधार अंक की जो विधि है, उपाधार अंक उसका एक फॉर्मूला है घनफल ज्ञात करने का, उसे देखते हैं। देखो घनफल ज्ञात करने का फॉर्मूला यानी सूत्र है उपाधार अंक का स्क्वायर गुणा संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। दो घनफल का एक फॉर्मूला होता है, क्या है वो, उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू कोष्ठक संख्या प्लस 2 इंटू विचलन
ऑब्लिक उपादांक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। देखो घनफल ज्ञात करने का फॉर्मूला अब देखते हैं सर। इसकी पहला क्वेश्चन घनफल का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपना 15, क्या है 15। तो 15 का क्या करना है, हमको घनफल निकालना है। तो देखो सबसे पहले संख्या क्या दे रखी है अपन को 15, आधार ऐसा मानना है कि जो विचलन है वो हमेशा क्या है प्लस में रहे। तो आधार क्या हो जाएगा उसका 10, विचलन 5 हो जाएगा और उपादांक क्या होगा, मैंने कहा था आधार का फर्स्ट अंक जो भी होता है वो उपादांक होता है। तो आधार का जो फर्स्ट अंक है वो 1 है, तो उपादांक भी कितना होगा 1। आज सभी को मानों को फॉर्मूले में लगाओ। उपादांक का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे इंटू संख्या है अपनी 15 प्लस 2 इंटू विचलन है अपना 5 ऑब्लिक उपादांक 1 इंटू फॉर्मूले का 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। विचलन का स्क्वायर कितना यानी 5 का स्क्वायर और ऑब्लिक 5 का क्यू यानी विचलन का क्यू है। ये फॉर्मूले में सभी मानों को जमा दिया है। इसको सॉल्व करो, कैलकुलेशन को 1 कवर करोगे 1 गुणा 15 प्लस 5 दूनी 10 ऑब्लिक 1 गुणा 3 करोगे 3 गुणा 5 का स्क्वायर 25 ऑब्लिक 5 का क्यूब करोगे 5 गुणा 5 करोगे कितना होता है 125। इसके बाद देखो 15 और 10 कितना होता है 25 गुणा 1 करोगे तो 25 रहता है ऑब्लिक 25 गुणा 3 करोगे कितना होता है 75 ऑब्लिक 125। अब देखो इधर, अब जो फर्स्ट कॉलम है सबसे पहले उसमें कितनी संख्या है 3 और आधार में कितनी 0 1। तो बस अपना एक संख्या रखनी है और बाकी जो अतिरिक्त जितनी भी संख्या उनको नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या कर दो प्लस कर दो। तो नेक्स्ट वाला कॉलम कौन सा अपना मध्य वाला कॉलम है, तो यानी कि 12 को उसमें क्या कर दो प्लस। देखो इधर 25 तो अपना है ही, 12 को 75 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा 75 और 12 87 ऑब्लिक 5। तो 5 को जोड़ करके जो 12 अतिरिक्त था उसको नेक्स्ट वाले कॉलम में जोड़ दिया है, यानी कि 75 और 12 जोड़ने पे कितना हो गया 87। अब देखो इधर अभी भी इस वाले कॉलम में कितनी संख्या है 2, बाकी कितनी संख्या होनी चाहिए थी 1, क्योंकि आधार में कितनी 0 है 1। तो इसकी भी एक संख्या इस वाले कॉलम में जोड़ दो नेक्स्ट वाले में। तो यानी कि 25 में 8 जोड़ दो कि 25 और 8 कितने हो जाते हैं 33 ऑब्लिक इसमें 7 रह जाएगा, इसका तो अपना 5 है ही। तो अब देखो इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक, लास्ट वाले कॉलम में तो कितने भी अंक हो और लास्ट में सबसे पहले एक ही अंक होने के बाद में ऑब्लिकों को हटा दो तो क्या हो जाएगा 3375। कितना हो जाएगा मान 3375। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। दो घनफल का आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 208 का घनफल निकालना है। तो देखो संख्या है अपनी 208 ऑब्लिक आधार हो जाएगा अपना 200 विचलन 200 से कितना देगा 208 08 और उपादांक हो जाएगा अपना देखो आधार का जो फर्स्ट अंक होता है वही उपादांक होता है, कितना हो जाएगा उपादांक 2। अब फॉर्मूले में सभी मानों को उपादांक का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू संख्या है 208 प्लस 2 इंटू विचलन अपना 08 ऑब्लिक उपादांक 2 गुणा फॉर्मूले का 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी 08 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यू यानी 08 का क्यू। कैलकुलेशन करो, 2 कवर करोगे 4 गुणा 208 प्लस 8 दूनी 16 ऑब्लिक 3 दूनी 6
गुणा 8 का वर्ग करोगे कितना होता है 64 ऑब्लिक, और 8 का क्यों करोगे 64 गुणा 8 करोगे कितना होता है 512। 4 गुणा देखो 208 प्लस 16 जोड़ोगे कितना होता है 224 ऑब्लिक 6 गुणा 64 करो कितना होता है इतनी 24 की 2 36 2 38 ऑब्लिक 512। 4 का गुणा करोगे 4 गुणा 4 करोगे 16 1 8 और 1 9 4 दूनी 8 384 ऑब्लिक 512। अब देखते हैं हम कि आधार में कितनी जीरो हैं 2, तो प्रत्येक कॉलम में भी कितनी संख्या होनी चाहिए 2। तो 12 को छोड़कर 5 को क्या करते हो नेक्स्ट कॉलम में प्लस, पहले तो 896 ऑब्लिक 389 में अगर 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 84 में 389 ऑब्लिक 12। इसमें 2 अंक हो गए। अब मध्य खंड में भी देखो कितने अंक है 3, तो इसमें भी 2 करने के लिए एक खंड को एक अंक को किसमें नेक्स्ट वाले खंड में जोड़ो, यानी कि 896 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 899 ऑब्लिक 89 ऑब्लिक 12। देखो इन दोनों खंडों में कितने हैं 2-2 अंक। उसके बाद में सभी ऑब्लिकों को हटा दो, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया। इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो अब देखते हैं हम परावर्तय विधि से भाग ज्ञात करना। सबसे पहले इसके नियमों को देखते हैं। पहला नियम है, सबसे पहले क्या करोगे 3 खंड बनाओगे। सबसे पहले तीन खंड बनाते हैं। सेकंड नियम है, प्रथम खंड में भाजक लिखते हैं। तीसरा नियम है, भाजक के प्रथम खंड में भाजक के नीचे विचलन लिखते हैं। तृतीय खंड में विचलन में जितने अंक होते हैं, विचलन के जितने अंक होते हैं उतने ही अंक भाज्य के तृतीय खंड में तृतीय खंड में लिखते हैं। पांचवा नियम है, द्वितीय खंड में भाज्य के सभी अंक लिखते हैं।
देखो परावर्तन विधि के ये 5 नियम है। सबसे पहले क्या करोगे, 3 खंड बनाओगे, प्रथम खंड में भाजक लिख देंगे। उसके बाद में जो प्रथम खंड है में भाजक के नीचे सबसे पहले क्या लिखेंगे, विचलन लिखते हैं। और तृतीय खंड में जो विचलन है, विचलन में जितने अंक होते हैं उतने ही अंक इसके लिखेंगे भाज्य के तृतीय खंड में। और द्वितीय खंड में भाज्य के शेष सभी अंकों को लिखते हैं। तो परावर्त है और निकलन में बस एक ही अंतर है कि देखो परावर्त में प्रथम खंड में जो भाजक के नीचे जो विचलन होता है उसके अकॉर्डिंग अंक रखते हैं। और हम जो निकलन में देखा था कि हमने जो भाजक में जितने अंक थे वही अंक किसमें, तृतीय खंड में रखते थे। उसके बाद में क्वेश्चनों पे चलते हैं इसके पर। और ये नियम मैंने इसमें और बताया था कि यदि प्रत्येक अंक भाजक का 5 से बड़ा है तो निकलन, और 5 से जो छोटा होता है तो परावर्त विधि लिखते हैं। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चनों पे। अब है आपका परावर्तन विधि का जो क्वेश्चन है 16, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है इस विधि का। कौन सा है, 1154 भाग 103। तो देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भाजक है उसका जो प्रत्येक अंक है वो किससे, 5 से क्या है, छोटा। तो हमको ये पता चला है कि इसमें परावर्तन विधि ही लगेगी। तो देखो परावर्तन विधि सबसे पहले क्या करते हैं, 3 खंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट खंड में क्या रखते हैं, भाजक को, यानी कि 103। अब इसका विचलन निकालते हैं। देखो आधा का 100 है तो इसका जो विचलन होगा वो कितना होगा, आधा कितना अपना 100, तो विचलन कितना हो जाएगा 103 का 0.3। और मैंने कहा था कि जो विचलन में जितने अंक आते हैं उतने ही अंक तृतीय कॉलम में रखते हैं, यानी कि 2 अंक हैं तो भाज्य में से 2 अंक रख दो, कितना 54। उसके बाद में शेष सभी अंक किस में रखते हैं, द्वितीय खंड में। इसके बाद में देखो निकलन विधि में ये सभी जो मान होते हैं वो किस में चलते हैं, प्लस में, और परावर्तन में किस में चलते हैं, माइनस में। और याद रखना वैदिक गणित में जो माइनस होता है वो हमेशा संख्या के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंने बताया था फर्स्ट अंक यों की तो जैसे होता है। अब देखो इधर 1 का गुणा 0 से करोगे कितना होता है, 0। 1 का गुणा 3 से करोगे 3, नए संख्या के नीचे देखो 1 गुणा माइनस के 3 है तो 1 गुणा -3 करोगे कितना होता है, -3। उसके बाद में 1 और 0 1। अब 1 का गुणा फिर 0 से करोगे 0, नए संख्या के नीचे लिख दिया। 1 का गुणा -3 से करोगे -3, क्योंकि माइनस को हमेशा वैदिक गणित में संख्या क्या लिखते हैं, ऊपर। अब देखो 4 में से 3 गए माइनस के तो कितने बचेंगे, 1। 5 में से माइनस के 3 गए तो कितने बचते हैं, 2। और मैंने बताया था जो मध्य खंड की जो संख्या होती है वो अपनी भागफल होती है, और जो तृतीय खंड की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अपनी शेषफल। तो अपना जो भागफल है वो कितना आ गया, 11, और जो शेषफल है वो कितना है, 21। इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 17, 1352 भाग 58, सॉरी क्वेश्चन अपना 1358 भाग 113। देखो सबसे पहले क्या करोगे, 3 खंड बनाओगे। प्रथम खंड में भाजक कितना है, 113। इसका जो आधार मानोगे वो कितना है, 100। तो विचलन कितना हो जाएगा, 100 से कितना देखे 13, तो विचलन कितना हो जाएगा 13। और मैंने कहा था विचलन में जितने अंक आते हैं उतने ही अंक हम क्या किसमें रखते हैं, लास्ट वाले कॉलम में। अगर 2 हैं तो लास्ट वाले कॉलम में भी भाज्य में से कितने 2 अंक रख दो, कितने हो गए 58। इसके बाद में शेष सभी अंक मध्य वाले कॉलम में। और मैंने बताया था परावर्तन में किस में चलते हैं, सब माइनस। तो जो विचलन होता है वो किस में होता है, माइनस में।
फर्स्ट संख्या यहाँ की तो 1 को उठा करके रख दिया है। अब 1 गुणा 1 करोगे माइनस का 1 होगा, और नेक्स्ट संख्या की नीचे 1 का गुणा -3 से करोगे -3 होता है, नेक्स्ट संख्या के नीचे। अब देखो इधर 3 में से 1 गए क्योंकि किसका है माइनस का, तो कितने बचते हैं 2। अब 2 का गुणा 1 से करोगे माइनस के से कितना होगा 2 माइनस का, और 2 गुणा 3 करोगे 6 किसके माइनस के। 8 में से माइनस के 6 गए कितने बचते हैं 2। 8 में से माइनस के 3 गए तो कितने बचते हैं 2, और 2 भी चले गए तो देखो प्लस के 5 है और माइनस के भी 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो प्लस के 5 में से माइनस के 5 गए कितने बचते हैं 0। तो मुझे मध्य खंड वो होता है अपना भागफल का, और तृतीय जो खंड होता है वो किसका होता है शेषफल का। तो भागफल कितना आ गया अपना 12 और शेषफल कितना है 0,2। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 18 पर। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 18 है 1432 भाग 88। देखो जरा क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि कौन सी विधि से करना है परावर्तन विधि से, और मैंने नियम बताया था कि इसका जो प्रत्येक अंक है वो किससे बड़ा है 5 से, तो ये परावर्तन विधि से हो जाएगा नहीं होगा, क्योंकि अगर भाजक का प्रत्येक अंक 5 से बड़ा है तो उसमें कौन सी विधि ही लगती है निकलन विधि। अगर 5 से अगर एक भी अंक छोटा होता तो परावर्तन विधि से होता, तो ये जो क्वेश्चन है वो किस विधि से होगा निकलन विधि से। तो ध्यान रखना है ये जो क्वेश्चन है वो कौन सी विधि से होगा निकलन विधि से। और अगर तुम इस क्वेश्चन को परावर्तन विधि से करने की सोचोगे तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। देखो एक बार करके देखते हैं, जैसे कि हम परावर्तन विधि से करके देखते हैं। पहले इसको 3 खंड बना दिए, फिर फर्स्ट खंड में कितना भाजक कर दिया 88, इसका विचलन निकालोगे कितना होगा 12। विचलन में 2 अंक है तो लास्ट वाले कॉलम में भी हम 2 अंक रखेंगे, और मध्य खंड में शेष सभी अंक कितने 14 बच गया। उसके बाद में मैंने कहा था परावर्तन में चलो माइनस के अंक होते हैं, ये विचलन फर्स्ट अंक 1, यहाँ की तो 1 का गुणा 1 से करोगे माइनस के तो 1 होगा माइनस का, 1 का गुणा 2 से करोगे माइनस के 2। 4 में से 1 गए तो कितने बचेंगे 3। अब 3 का गुणा माइनस के 1 से करोगे कितना होगा माइनस के 3। अब 3 का गुणा 2 से करोगे कितना माइनस के 6। अब देखो इधर 2 में से माइनस के 6 घटा दोगे, या फिर 3 में से माइनस के 5 घटा सकते हो। इस कंडीशन में तुम्हें यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, देखो इसके बाद में ऐसी कंडीशन बने, इससे अच्छा है मैंने तुमको पहले ही बताया था कि अगर 5 से अगर प्रत्येक अंक बड़ा है तो वह निकलन विधि का लगा देना, और 5 से छोटा है तो परावर्त है। तो मैं ऐसी कंडीशन में इसमें कोई भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है वो कौन सी विधि से होगा, सीधा सीधा निकलन से। तो देखो अब इसको निकलन विधि से करके देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को निकलन विधि से 3 खंड बनाने के बाद में प्रथम खंड में भाजक में जितने अंक हैं उतने ही अंक लास्ट वाले कॉलम में, यानी कि 32 से सभी अंक मध्य खंड में है। इसका जो 88 का जो बाद विचलन होगा वो कितना होगा 12। फर्स्ट अंक जो कि तो 1 का गुणा 1 से करोगे 1, 1 का गुणा 2 से करोगे 2, नेक्स्ट अंक के नीचे लिख दिए दोनों। उसके बाद में 4 और 1 5, 5 का गुणा 1 से करोगे 5, 5 गुणा 2 करोगे कितना होता है 10। जोड़ो इसको कितना है 0 3 10। स्टॉप करना वीडियो। देखो 4 और 1 कितना हो गया 5। उसके बाद में 5 गुणा 1 करोगे कितना होता है, देखो इधर
अगर हम 5 गुणा 1 से करते हैं 5 और 5 गुणा 2 करोगे 10, तो संख्या से बाहर जा रहा है, तो इसलिए 5 गुणा सीधा कर दो, 12 पंजे कितना होते हैं 60। 2 और 0 2, 3 और 2 5 और 6 11। अब देखो इधर जो भाजक है और जो शेषफल है, शेषफल बड़ा है भाजक से, तो 88 के भाग इसका मतलब 112 में चला जाता है। कितनी बार? एक बार और चला जाता है। 88 का भाग अगर 112 में दोगे कितनी बार जाएगा? एक बार। तो भागफल में तो मैंने क्या कर दिया, +1 जोड़ दिया है, और इसमें से 88 क्या करोगे? घटा दोगे, तो 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16 है, और 112 में से 88 के कितने बचते हैं? 12 ने 24, तो शेषफल कितना बच गया? 24, और जो भागफल है वो कितना है? 16 है। तो देखो इधर भागफल कितना गया अपना? 16 है, और शेषफल अपना 24। इसके बाद में